हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे अनएनफोर्सेबल एग्रीमेंट्स क्या होते हैं। कल हमने पढ़ा कि जो एग्रीमेंट्स एनफोर्सेबल बाय लॉ हो जाते हैं दैट बिकम अ कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, अब अनएनफोर्सेबल एग्रीमेंट्स क्या होते हैं। सबसे पहले आ जाता है डोमेस्टिक एग्रीमेंट्स। देखो, वेन एवर टू पर्सनस एंटर इन टू एग्रीमेंट, तो उनका एक ना कॉमन इंटेंशन होना चाहिए कि वो एक लीगल रिलेशनशिप में जाएं ताकि वो क्या हो, एनफोर्सेबल बाय लॉ हो जाए। ठीक है, अनटिल एंड अनलेस दे हैव अ कॉमन इंटेंशन टू फॉर्म अ लीगल रिलेशनशिप द कॉन्ट्रैक्ट डज नॉट कम इन टू एग्जिस्टेंस। मतलब जब तक उनकी आपसी सहमति ही नहीं है कि वो एक लीगल रिलेशनशिप में एंटर करना चाहते हैं, तब तक वो कॉन्ट्रैक्ट हो ही नहीं सकता। ठीक है, अब हम यहाँ पर पढ़ेंगे बेल्फर वर्सेस बेल्फर का केस। ठीक है, देखो फैक्ट क्या था। मिस्टर एंड मिसेस बेल्फर एक लीव में थे, दे वर एंजॉइंग देयर लीव इन इंग्लैंड। व्हेन दे वर टू रिटर्न टू सिलोन, मिसेस बेल्फर वाज एडवाइज्ड टू रिमेन इन इंग्लैंड बाय रीजन ऑफ हर इल हेल्थ। ठीक है, देखो जब वो सिलोन को रिटर्न करे थे तो मिसेस बेल्फर को क्या गया कि आप क्या रहो, इंग्लैंड में ही रहो, बिकॉज शी वॉज नॉट वेल। सो मिस्टर बेल्फर रिटर्न टू सिलोन। उसने कहा कि मैं सिलोन चले जाता हूँ, क्योंकि सिलोन में मिस्टर बेल्फर काम करते थे। और उसने कहा कि आई विल सेंड यू अमाउंट ऑफ £30 अ मंथ फॉर हर एक्सपेंसेस, कि एक महीने का तुम्हें कितना भेजूंगा, £30। ही सेंड द एक्सपेंसेस फॉर समटाइम्स, कुछ देर तो वो भेजता है, बट आफ्टर समटाइम्स उनके बीच में कुछ डिफरेंसेस अराइज होते हैं, तो उसका उनका सेपरेशन हो जाता है और वो मतलब आगे सेंड नहीं करता। सो एज अ रिजल्ट मिसेस बेल्फर ने एक केस फाइल कर दिया था अगेंस्ट हर हस्बैंड। अब हेल्ड क्या हुआ, इस केस का नतीजा क्या निकला। इट वॉज हेल्ड दैट मिस्टर बेल्फर वॉज नॉट लाइबल फॉर द एक्सपेंसेस। उन्होंने क्या इसको बोला कि नहीं, मिस्टर बेल्फर एक्सपेंसेस पे करने के लिए लाइबल नहीं है। वाई? बिकॉज जो एग्रीमेंट उनके बीच में था वो एक डोमेस्टिक एग्रीमेंट था, वो तो इन्फोर्सेबल बाय लॉ था ही नहीं। उस टाइम पे उन दोनों की इंटेंशन ये थी नहीं कि वो एक लीगल रिलेशनशिप में एंटर करेंगे। ठीक है, सो इस वजह से वो उनके ऊपर बाइंडिंग नहीं था। सो दिस केस वाज डिसमिस्ड एज सच। ठीक है, सो डोमेस्टिक एग्रीमेंट्स जब तक उनमें लीगल बैक ना हो, मीन्स वो लीगली इन्फोर्सेबल नहीं हो, तब तक वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, वो अनइन्फोर्सेबल एग्रीमेंट्स रहते हैं। देन देखो सोशल एग्रीमेंट्स पे आ जाओ। लाइक अ डोमेस्टिक एग्रीमेंट, सोशल एग्रीमेंट वेयर इंटेंशन सेम नहीं है कि हमने लीगल रिलेशनशिप क्रिएट करना, वो भी इन्फोर्सेबल बाय लॉ नहीं है। We as members of society may agree to do something which may not be backed by legal intentions. देखो, हम एज अ मेंबर ऑफ सोसाइटी हम कुछ चीज़ें मान जाते हैं, अच्छा ठीक है मैं ये कर दूंगा, बट उसके पीछे हमारी कोई लीगल रिलेशनशिप क्रिएट करने का इंटेंशन नहीं है, सो वो भी सोशल एग्रीमेंट्स अनएनफोर्सेबल बाय लॉ हो जाते हैं। ठीक है, अब देखो फॉर एग्जाम्पल, जॉय इन्वाइटेड शशि टू अवर हाउस फॉर डिनर, बट व्हेन शशि अराइव जॉय वॉज नॉट प्रेजेंट। अब शशि चले जाती है बट जॉय तो वहाँ पे था ही नहीं, तो शशि फाइल्ड अ केस। इज़ इट पॉसिबल? कोई लीगल रिलेशनशिप था, इट वॉज जस्ट अ सोशल एग्रीमेंट कि हाँ तुम मेरे घर पे डिनर पे आओ, हम डिनर करेंगे। अब वो नहीं था अवेलेबल, तो यू कैन नॉट फाइल अ केस अगेंस्ट हिम। सो एज सच इट इज़ एन अनएनफोर्सेबल एग्रीमेंट। अब देखो वॉइड एग्रीमेंट्स क्या हो जाते हैं। जैसे देखो वॉइड एग्रीमेंट होते हैं जिसमें कोई भी एसेंशियल ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। फॉर एग्जाम्पल अनलॉफुल ऑब्जेक्ट है, किसी ने कॉन्ट्रैक्ट में एंटर किया, कोई कहता है मैं इस एग्रीमेंट में एंटर करता हूँ कि मैं इस पर्सन का मर्डर करूँगा, क्या वो कॉन्ट्रैक्ट बन सकता है? नो, बिकॉज वो तो लॉफुल ऑब्जेक्ट ही नहीं है, कोई कंसिडरेशन ही नहीं है। अगर सपोज करो कोई लॉफुल कंसिडरेशन नहीं है, ए ने हाउस, उसका इंटेंशन है कि उसने हाउस बेचना है बी को, पर बी का कोई इंटेंशन ही नहीं है कि उसको पेमेंट करेगा, तो ये भी अनलॉफुल कंसिडरेशन हो गई है। तो एज सच अगर एसेंशियल टू द कॉन्ट्रैक्ट्स नहीं हैं तो वो क्या हो जाते हैं, वॉइड एग्रीमेंट्स। अब नेक्स्ट आ जाओ, एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट किसमें गिवन है, सेक्शन 10 ऑफ ICA 1872। अब सेक्शन 10 क्या कहता है, ऑल एग्रीमेंट्स आर कॉन्ट्रैक्ट्स इफ दे आर मेड बाय फ्री कंसेंट। मतलब ज़बरदस्ती नहीं किसी से एंटर करना कॉन्ट्रैक्ट में। पार्टीज कॉम्पिटेंट होनी चाहिए, उनकी अपनी जजमेंट अपनी थिंकिंग से माइनर नहीं होना चाहिए। फॉर अ लॉफुल कंसिडरेशन जो समथिंग इन रिटर्न है वो लॉफुल होना चाहिए, अनलॉफुल कुछ नहीं होना चाहिए। जिस पर्पज़ के लिए तुम आ रहे हो कॉन्ट्रैक्ट में वो भी क्या होना चाहिए, लॉफुल होना चाहिए, और वो एक्सप्रेसली वॉइड नहीं होने चाहिए। एज सच उसमें सारे एसेंशियल्स होने चाहिए, तो वो क्या बन जाएगा, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। अब देखो सबसे पहला लीगल ऑफर एंड एक्सेप्टेंस, वही मैंने तुम्हें बताया, एक पर्सन एक लीगल ऑफर दे, दूसरा पर्सन उसको अनकंडीशनली एक्सेप्ट करे, कोई कंडीशन नहीं होनी चाहिए उसके ऊपर, कोई क्या कहते हैं ना, कोई उसके ऊपर अननेसेसरी कंडीशंस ना इम्पोज करो, उसका फ्री कंसेंट हो। तो लीगल ऑफर एंड एक्सेप्टेंस पहली तो यही एसेंशियल है। देन आता है इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप। तो दोनों पार्टीज़ में क्या होना चाहिए, लीगल रिलेशनशिप की इंटेंशन होनी चाहिए कि हम एग्रीमेंट में आ रहे हैं, हम इसको लीगली इन्फोर्स करवाएं ताकि ये वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बने। अब बेसिक पर्पस लीगल रिलेशनशिप का बच्चे क्या रहता है कि देखो एक पर्सन ने तो अपनी ड्यूटी फुलफिल कर दी, अगर दूसरा नहीं करता और वो एग्रीमेंट इन्फोर्सेबल बाय लॉ है तो वो ही कैन गो टू द कोर्ट ऑफ लॉ और उसके अगेंस्ट केस फाइल कर सकता है। ठीक है,
अब देखो, अगर तो इंटेंशन लीगल रिलेशनशिप की है तो वो इन्फोर्सेबल बाय लॉ बन जाएगा एग्रीमेंट, और उसको हम बोलेंगे वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। बट अगर कोई लीगल रिलेशनशिप है ही नहीं, एंटर करना ही नहीं चाहते, तो वो एग्रीमेंट इट इज़ नॉट इन्फोर्सेबल बाय लॉ, हेंस इट इज़ एन अनइन्फोर्सेबल एग्रीमेंट। फॉर एग्जाम्पल, मैंने तुम्हें बैल्फोर वर्सेस वेलफेयर का केस समझाया था। वहाँ पर क्या था कि वो उन्होंने जस्ट एक नॉर्मल अपनी डोमेस्टिक एग्रीमेंट किया था, कोई लीगल रिलेशनशिप नहीं था, इसलिए उसका केस डिसमिस कर दिया गया था कि ही इज़ नॉट लायबल फॉर द एक्सपेंसेस, क्योंकि उनके बीच में कोई भी लीगल रिलेशनशिप क्रिएट नहीं था। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आता है लॉफुल कंसिडरेशन। कंसिडरेशन क्या होता है? जो बेनिफिट मिलेगा तुम्हें कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करने से। ठीक है, तो जब भी दो पार्टीज कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करते हैं, उनका मेन होता है कि हमें इस कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू कोई बेनिफिट अराइज हो। ठीक है, सो एग्रीमेंट विदाउट कंसिडरेशन इज अ वॉइड एग्रीमेंट अंडर सेक्शन 25 ऑफ ICA। देखो, अगर किसी भी एग्रीमेंट के अंदर कंसिडरेशन है ही नहीं है, तो वो एक क्या बन जाएगा? वॉइड एग्रीमेंट। किस सेक्शन के अंडर? सेक्शन 25। अब देखो, सेक्शन 23 क्या कहता है? ऑब्जेक्ट एंड कंसिडरेशन मस्ट बी लॉफुल, लीगल होने चाहिए, कुछ भी इलीगल नहीं होना चाहिए। एग्जाम्पल देखो, चंदेरी लाल promises to obtain a government job for गदा प्रसाद and in return गदा प्रसाद promises to pay चंदेरी लाल 10 lakhs। अब देखो, उसने कहा कि मैं तुझे जॉब दिलवाता हूँ, बदले में मुझे 10 लाख रुपए दे। इज इट अ लीगल ऑब्जेक्ट, लीगल कंसिडरेशन? नो। सो सच एन एग्रीमेंट इज वॉइड अंडर सेक्शन 23 बिकॉज कंसिडरेशन और ऑब्जेक्ट दोनों ही क्या है? इलीगल है, अनलॉफुल है। ठीक है, सो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स अब ध्यान रखना। कंसिडरेशन को हम और क्या बोलते हैं? क्विड प्रो क्यू, मीन्स समथिंग इन रिटर्न। ये वाले जो टर्म्स है ना, उनको याद रखना। ऐसे कभी कभी एग्जाम्स में टर्म्स से बोला जाता है, एक्सप्लेन व्हाट इज क्विड प्रो क्यू। कंसिडरेशन कैन बी एनीथिंग, उसके बदले में तुम्हें पैसा मिल जाए, तुम्हें कोई गुड्स मिल जाए, कोई सर्विसेज या कोई प्रॉमिस। कंसिडरेशन पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर तीनों की तरीके की हो सकती है। ठीक है, एग्रीमेंट विदाउट कंसिडरेशन हमने पढ़ लिया, अंडर सेक्शन 25 वॉइड है। कंसिडरेशन लॉफुल होना चाहिए, जो हमने एग्जाम्पल में पढ़ा भी है, अंडर सेक्शन 23। ठीक है, अब देखो कॉम्पिटेंसी ऑफ पार्टीज। जो पार्टीज एंटर कर रही हैं कॉन्ट्रैक्ट में, वो कॉम्पिटेंट भी होनी चाहिए, और ये कॉम्पिटेंसी किसमें गिवन है? सेक्शन 11 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। सेक्शन 11 क्या कहता है? पर्सन विलिंग टू एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट, उसके 3 कंडीशंस देखो। पहले तो मेजर होना चाहिए, 18 साल या उससे ज़्यादा। साउंड माइंड, पगलैट नहीं होना चाहिए, साउंड माइंड का होना चाहिए, उसकी साउंड थिंकिंग होनी चाहिए, और ही शुड नॉट बी डिसक्वालीफाइड फ्रॉम कॉन्ट्रैक्टिंग। उसके ऊपर कोई ऐसा केस ना हो जिसकी वजह से उसको डिसक्वालीफाई कर दिया गया कि तुम किसी कॉन्ट्रैक्ट में एंटर नहीं हो सकते। सो अगर ये 3 कंडीशंस हैं तो येस, ही इज़ कॉम्पिटेंट टू एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट, राइट। अब देखो फ्री कंसेंट। अब सेक्शन 10 कहता है कंसेंट ऑफ द पार्टीज शुड ऑलवेज बी फ्री कंसेंट। हमेशा क्या होना चाहिए? फ्री होना चाहिए। टर्म कंसेंट मीन्स विलिंगनेस ऑफ द पर्सन, कि पर्सन खुद विलिंग हो कि हाँ मैंने इस कॉन्ट्रैक्ट में खुद अपनी मर्जी से एंटर करना है। तो ये किस में डिफाइंड है? सेक्शन 13 में। ठीक है, 2 or more persons are said to consent when they agree upon same thing in the same sense। मतलब दोनों की सर्वसम्मति से, सहसम्मति से होना चाहिए। ठीक है, देखो सेक्शन 14 कहता है कंसेंट कब फ्री माना जाएगा? जब देखो कोअर्जन नहीं है। कोअर्जन होता है कि अगर तुम उसको फिजिकली थ्रेट करके, धक्का मुक्की करके, मार कुटाई का धमकी दे के उसको कह रहे हो मेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हो। कोअर्जन नहीं होना चाहिए, कोई फिजिकली थ्रेट नहीं पहुंचाना। अनड्यू इन्फ्लुएंस। अनड्यू इन्फ्लुएंस में क्या होता है? कोअर्जन और अनड्यू इन्फ्लुएंस में क्या फ़र्क है? देखो कोअर्जन में फिजिकल थ्रेट होता है, मार कुटाई की धमकी। अनड्यू इन्फ्लुएंस में ना उसको मेंटल थ्रेट दिया जाता है, मेंटली उसको टॉर्चर किया जाता है। ऐसा कुछ नहीं करना। ठीक है, फ्रॉड, इंटेंशनली, तुम जब इंटेंशनली जानबूझ के दूसरे पर्सन को धोखा दे रहे हो, तुम्हें पता है तुम गलत कर रहे हो, बट अगले पर्सन को तुम वो उसके जो फैक्ट हैं वो छुपा कर उसको कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करवाने की कोशिश कर रहे हो, तो वो फ्रॉड है। मिस रिप्रेजेंटेशन, देखो ये अनइंटेंशनली हो जाती है कि तुमने मिस रिप्रेजेंट कर दिया, तुम्हारा खुद का कोई मतलब ऐसा मोटिव नहीं था, ये तुम्हें भी अनइंटेंशनली उसको कुछ तुमने क्या कर दिया है, इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करती है। फ्रॉड और मिस रिप्रेजेंटेशन में ये फ़र्क है, फ्रॉड इंटेंशनली होता है, मिस रिप्रेजेंटेशन अनइंटेंशनली होता है। ठीक है, अब मिस्टेक देखो, कमिटिंग, कोई तुम्हारे से वैसे ही गलती हो गई ना, तो उसकी वजह से अगले पर्सन को मिस्टेक की वजह से वो कॉन्ट्रैक्ट में आ गया, तो वो भी फ्री कंसेंट नहीं माना जाएगा। अब देखो, टू कॉन्स्टिट्यूट अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट कंसेंट बोथ पार्टीज़ का क्या होना चाहिए? शुड एग्जिस्ट इन द एग्रीमेंट, दोनों की सहमति होनी चाहिए। कंसेंट फ्री कंसेंट होना चाहिए, मतलब वो कोअर्जन, अनड्यू इन्फ्लुएंस, फ्रॉड, मिस रिप्रेजेंटेशन या मिस्टेक से ना लिया गया हो।
कॉन्ट्रैक्ट वेयर कंसेंट इज ऑब्टेन बाय कोअर्जन, अनड्यू इन्फ्लुएंस, फ्रॉड, मिसरिप्रेजेंटेशन, वो हो जाता है वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। वेरी इंपॉर्टेंट, अगर कोअर्जन, अनड्यू इन्फ्लुएंस, फ्रॉड या मिसरिप्रेजेंटेशन की वजह से हुआ है तो वो क्या बनेगा, वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। अगर वो मिस्टेक से हुआ है तो वो वॉइड एग्रीमेंट बना, ना कि कॉन्ट्रैक्ट, वो क्या रह जाएगा, वॉइड एग्रीमेंट बनेगा। ठीक है, अब लेटर इन द चैप्टर हम वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट, वॉइड एग्रीमेंट सब कुछ डिस्कस करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है लॉफुल ऑब्जेक्ट। देखो मैंने तुम्हें पहले भी बताया लॉफुल ऑब्जेक्ट क्या कहता है कि लीगल ऑब्जेक्ट के लिए तुम कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हो रहे हो, इट मस्ट बी लॉफुल इन द आइज ऑफ लॉ। ठीक है, सो ऑल इलीगल एग्रीमेंट्स आर वॉइड एग्रीमेंट्स। जितने भी इलीगल एग्रीमेंट्स वो क्या बन जाएंगी, वॉइड बन जाएंगी, वो इन्फोर्सेबल बाय लॉ नहीं होगी। अब देखो एग्जाम्पल समझो, एक टेनेंट किराएदार था, ही टेक्स अ रूम ऑन रेंट फॉर डूइंग स्मगलिंग, स्मगलिंग करने के लिए कमरा किराए पे लेता है, तो ये क्या है, इलीगल है। सो बिकॉज ऑब्जेक्ट क्या हो गया, अनलॉफुल, तो ये इन्फोर्सेबल बाय लॉ नहीं होगा ये कॉन्ट्रैक्ट। सेक्शन 23 कहता है कि ऑब्जेक्ट जिस पर्पस के लिए तुम एंटर कर रहे हो और कंसिडरेशन अनलॉफुल कब मानी जाएगी, देखो अगर तो फॉरबिडन बाय लॉ, लॉ ने क्लियरली कहा है कि ये तो इलीगल ही है। इट इज़ ऑफ सच नेचर इफ परमिटेड इट वुड डिफीट द प्रोविजंस ऑफ एनी लॉ। अगर कहता है इस नेचर की है कि अगर इसको अलाउ कर दिया गया तो कुछ ना कुछ प्रोविजंस ऑफ द लॉ है उसके अगेंस्ट चली जाएगी। फ्रॉडुलेंट है, किसी पर्सन को इंजरी इन्वॉल्व कर सकती है या किसी की प्रॉपर्टी का नुकसान हो सकता है। कोर्ट उसको कह देता है कि इमोरल है, पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट है, तो अगर ये सारी कंडीशंस हैं तो दैट इज़ अनलॉफुल। देन नेक्स्ट हमारा आता है सर्टेनिटी ऑफ मीनिंग। सर्टेनिटी ऑफ मीनिंग किस में गिवन है, सेक्शन 29 that states that agreement which is not certain or capable of being made certain are void। कि कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस अगर तुम्हें लग रहा है कि सर्टेन ही नहीं है, तुम्हें समझ ही नहीं आ रहा है कॉन्ट्रैक्ट है किस बारे में, तो वो क्या होएगा, वॉइड होएगा। तो टर्म्स एंड कंडीशंस क्लियर होनी चाहिए, ऐसे हवा में नहीं होनी चाहिए। देखो an agreement to grant a lease was held to be unenforceable because date was neither expressly nor impliedly fixed by the parties। देखो एक कोई लीज एग्रीमेंट इन्होंने किया, उस पर उन्होंने डेट ही नहीं बताया कि ये मेरा एग्रीमेंट कब से स्टार्ट होएगा, मैं कब से लीज पे लूँगा और कब तक ये मैं जो भी चीज़ लीज पे लेनी है कब तक ले सकता हूँ, तो फिर वो क्या है, हमारा सर्टेन ही नहीं है, उसके तुम टर्म्स एंड कंडीशंस वेग हैं, तुम्हें क्लियर कट पता ही नहीं है कुछ, तो वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। ठीक है, वो एक अनएनफोर्सेबल एग्रीमेंट बन जाएगा। ठीक है, अब देखो पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस। देखो एग्रीमेंट कुछ ऐसा होना चाहिए जो पॉसिबल भी हो परफॉर्म करने के लिए। अब देखो एक जादूगर है गोका, उसने कहा टू डिस्कवर ट्रेजर बाय मैजिक फॉर संता सिंह, वो कहता है मैं जादू से तेरे लिए खजाना ढूंढूंगा, तो क्या ये चीज़ पॉसिबल है, सो इट इज़ अ वेग, ये पॉसिबल ही नहीं है, ये परफॉर्म ही नहीं किया जा सकता। एक डेड पर्सन को जिंदा कर दूंगा, ये पॉसिबल ही नहीं है, तो एज सच ये अनएनफोर्सेबल एग्रीमेंट्स रह जाएंगे, ये कॉन्ट्रैक्ट बन ही नहीं सकते। देन इज लीगल फॉर्मेलिटीज़ में आ जाता है कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में एज सच खुद कोई लीगल रिक्वायरमेंट्स नहीं गिवन है, बट एक्ट ने ना कुछ मतलब लीगल सैंक्शंस दी हैं, जैसे कुछ लॉज अदर लॉज में हम कहते हैं कि ये मतलब फॉर्मेलिटीज़ होनी चाहिए, राइटिंग में हो जाए, प्रिस्क्राइब फॉर्म में हो जाए, अटेस्ट करवा लो, रजिस्टर करा लो, या स्टैम्प ड्यूटीज़ वगैरह हो जाएँ, तो ऐसा हो सकता है। ठीक है, अब नॉट डिक्लेयर टू बी वॉइड, लास्ट एसेंशियली क्या कहता है कि कुछ एग्रीमेंट्स हैं जो क्या है क्लियर कट वॉइड बोले गए हैं। फॉर एग्जांपल अनलॉफुल एग्रीमेंट कौन से सेक्शन में है, 23 एंड 24, मतलब 23 से लेकर 30 तक ही सारे हमें वॉइड एग्रीमेंट्स हमारे गिवन हैं जो इन्फोर्सेबल बाय लॉ नहीं है। अगर कोई एग्रीमेंट विदाउट कंसिडरेशन है, किसी की मैरिज में रुकावट डालने का कोई एग्रीमेंट नहीं तुम बना सकते, ट्रेड में रिस्ट्रिक्शंस नहीं ला सकते, लीगल प्रोसीडिंग्स में कोई रिस्ट्रेंट्स नहीं ला सकते, कोई अनसर्टेन एग्रीमेंट्स है, कोई वेजरिंग एग्रीमेंट्स हैं, या कोई इम्पॉसिबल काम को करने के तुम एग्रीमेंट बना लेते हो, जैसे जादू वाला मैंने तुम्हें बताया अभी, तो ऐसे एग्रीमेंट्स क्या रहते हैं, वॉइड रहते हैं। सो अगर तो देखो ऑल एसेंशियल्स मस्ट एग्जिस्ट, ये 10 के 10 एसेंशियल्स होने चाहिए अगर तुमने उसको वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बनाना है अंडर सेक्शन 10 ऑफ ICA 1872। अगर ये 10 एसेंशियल्स हैं दैट विल बिकम अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। क्लियर है? सो आई होप तुम्हें इतना क्लियर है। नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट लेक्चर में।